प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबीन सरन माथुर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांबरलेक, जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हम बीकॉम प्रथम वर्ष, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लगान का अध्ययन कर रहे थे। लगान क्या होता है, लगान का निर्धारण किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, लगान के सिद्धांत क्या है। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम डेविड रिकार्डो की लगान के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, डेविड रिकार्डो ने लगान की परिभाषा, उनके अनुसार लगान की परिभाषा है, लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। रिकार्डो के अनुसार लगान की परिभाषा है, लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। सबसे पहले हम यहां पर रिकार्डो के सिद्धांत को पढ़ने से पहले इसके अजम्पशंस क्या हैं, इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो रिकार्डो के लगान के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उन पूर्व धारणाओं अथवा मान्यताओं को जानना आवश्यक है जो कि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत की रचना करने में मानी है। ये मान्यताएं हैं, पहली मान्यता, भूमि की पूर्ति को पूर्णतः स्थिर अथवा निश्चित माना गया है और भूमि की पूर्ति नहीं बढ़ सकती, ऐसा माना गया है। दूसरा, रिकार्डो ने भूमि के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार नहीं किया है। उन्होंने केवल भूमि के फसल उत्पन्न करने के उपयोग पर विचार किया है। इसलिए रिकार्डो ने भूमि के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार नहीं किया है। तीसरा जो बिंदु है यहां पे, जो तीसरी मान्यता है वो है, रिकार्डो के अनुसार भूमि भिन्न भिन्न किस्मों की होती है। ये किस्में उर्वरता अथवा स्थिति में भिन्नता के कारण होती है, अर्थात भूमि के कुछ टुकड़े अन्य टुकड़ों की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं। यानी भूमि के कुछ टुकड़े अन्य टुकड़ों की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं तथा कुछ टुकड़े अन्य टुकड़ों की तुलना में उनकी स्थिति में अंतर हो सकता है, जैसे वो बाजार के अधिक निकट हो सकते हैं। चौथी मान्यता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। इसका अभिप्राय यह है कि बाजार में बहुत से भूमिपति अपनी भूमि लगान पर देने के लिए तैयार रहते हैं और कई लोग भूमि लगान पर लेने को तैयार रहते हैं। यानी पहली मान्यता है कि भूमि की पूर्ति को पूर्णतः स्थिर तथा निश्चित माना गया है। दूसरा, रिकार्डो ने भूमि के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार नहीं किया है, केवल भूमि के फसल उत्पन्न करने के लिए जो उपयोग होता है उस पर विचार किया है। तीसरा, रिकार्डो के अनुसार भूमि भिन्न भिन्न किस्मों की होती है। ये किस्में उर्वरता अथवा स्थिति, उर्वरता अथवा स्थिति, दो चीजें यहां पे, उर्वरता अथवा स्थिति में भिन्नता के कारण होती है। किसमें भिन्नता हो सकती है? उर्वरता में भिन्नता हो या स्थिति में भिन्नता हो। इसलिए रिकार्डो के अनुसार भूमि भिन्न भिन्न किस्मों की होती है, यानी भूमि के कुछ टुकड़े अन्य टुकड़ों की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं तथा कुछ टुकड़े अन्य टुकड़ों की तुलना में उनकी स्थिति अलग हो सकती है। यहाँ पे स्थिति यानी वो बाजार के अधिक निकट हो सकते हैं। इन मान्यताओं को आधार मानकर रिकार्डो ने
लगान सिद्धांत की रचना की, जिसे हम विस्तृत खेती यानी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और इंटेंसिव कल्टीवेशन, विस्तृत खेती तथा गहन खेती, दोनों में हम इस सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। रिकार्डो के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत होती है। लगान एक भेदात्मक बचत होती है जो भूमि के टुकड़ों के उपजाऊपन में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। रिकार्डो के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत होती है, भेदात्मक बचत जो भूमि के टुकड़ों के उपजाऊपन में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। भूमि के कुछ टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति अन्य टुकड़ों की तुलना में अधिक होती है। भूमि के कुछ टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति अन्य टुकड़ों की तुलना में अधिक होती है, अतः ये अधिक उपज देते हैं। अच्छी एवं घटिया भूमि में अच्छी एवं घटिया भूमि की उपज में अंतर ही लगान होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे भूमि की मांग भी बढ़ी और अच्छी भूमि सीमित मात्रा में थी, इसलिए लोगों को घटिया भूमि पर भी कृषि करने के लिए विवश होना पड़ा। बढ़िया एवं घटिया भूमि दोनों प्रकार की भूमियों पर श्रम एवं पूंजी की समान इकाइयों के प्रयोग करने पर बढ़िया भूमि पर घटिया भूमि की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होती है। ध्यान देने वाली बात है कि बढ़िया एवं घटिया दोनों प्रकार की भूमियों पर श्रम एवं पूंजी की समान इकाइयों के प्रयोग करने पर बढ़िया भूमि पर घटिया भूमि की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होती है। बढ़िया भूमि तथा घटिया भूमि की उपज का अंतर ही लगान होता है। रिकार्डो के अनुसार लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमियों पर लगान उत्पन्न होता है। यानी रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमियों पर लगान उत्पन्न होता है, लगान होता है। विद्यार्थियों, अब हम विस्तृत खेती में लगान की व्याख्या करेंगे। विस्तृत खेती यानी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। रिकार्डो के अनुसार जब किसी भूभाग में पहली बार कुछ व्यक्ति जाकर बसते हैं तो सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर कृषि करेंगे। ध्यान से सुनिए, रिकार्डो के अनुसार जब किसी भूभाग में पहली बार कुछ व्यक्ति जाकर बसते हैं तो सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर कृषि करेंगे। इस प्रकार की भूमि को हम ए श्रेणी की भूमि कह सकते हैं, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि। लेकिन बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होगा? खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, जिससे भूमि की मांग भी बढ़ेगी और ए श्रेणी की भूमि आवश्यक उपज के लिए कम पड़ने लगेगी। अतः खाद्यान्न की अधिक पूर्ति के लिए लोगों को बी श्रेणी की भूमि पर खेती करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में ए तथा बी दोनों श्रेणियों की भूमि पर समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम की मात्रा लगाने पर भी ए श्रेणी की भूमि पर बी श्रेणी की भूमि की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होगी। ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और ए श्रेणी की भूमि कम पड़ने लगी, तब लोगों ने बी श्रेणी की भूमि पर भी खेती करना प्रारंभ किया। लेकिन ए तथा बी दोनों श्रेणियों की भूमि पर
समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम की मात्रा लगाने पर भी ए श्रेणी की भूमि पर बी श्रेणी की भूमि की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होगी। यानी ए तथा बी दोनों श्रेणियों की भूमि पर समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम की मात्रा लगाने पर भी ए श्रेणी की भूमि पर बी श्रेणी की भूमि की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रथम श्रेणी की भूमि पर जो आधिक्य प्राप्त होता है, इस प्रकार प्रथम श्रेणी की भूमि पर जो आधिक्य प्राप्त होता है वही लगान है। मान लीजिए यदि जनसंख्या में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है तो बी श्रेणी की भूमि भी कम पड़ने लगेगी और उससे भी घटिया किस्म की भूमि पर खेती शुरू कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में बी श्रेणी की भूमि पर भी एक आधिक्य प्राप्त होने लगेगा। ऐसी स्थिति में बी श्रेणी की भूमि पर भी एक आधिक्य प्राप्त होने लगेगा। अब ये बात ध्यान रखने वाली, उत्पादन कार्य में प्रयुक्त सबसे कम उपजाऊ भूमि को सीमांत भूमि अथवा लगान रहित भूमि कहते हैं। उत्पादन कार्य में प्रयुक्त सबसे कम उपजाऊ भूमि को सीमांत भूमि अथवा लगान रहित भूमि कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इस भूमि पर प्राप्त उपज का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। इस भूमि पर प्राप्त उपज का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। अतः इस भूमि पर कृषि करने वाले को किसी प्रकार का आधिक्य प्राप्त नहीं होता है। यानी इस भूमि पर प्राप्त उपज का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। अतः इस भूमि पर कृषि करने वाले को किसी प्रकार का आधिक्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस भूमि पर किसी प्रकार का लगान नहीं लगता है। इसलिए इस भूमि पर किसी प्रकार का लगान नहीं लगता है। इस भूमि के अतिरिक्त पूर्व की भूमियों को हम अधिसीमांत भूमि, सुपर मार्जिनल लैंड कहते हैं, जिन पर खेती करने से आधिक्य प्राप्त होता है और ये आधिक्य ही लगान कहलाता है। विद्यार्थियों, हमने ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझी कि उत्पादन कार्य में प्रयुक्त सबसे कम उपजाऊ भूमि को सीमांत भूमि अथवा लगान रहित भूमि कहते हैं और इस भूमि पर प्राप्त उपज का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। अतः इस भूमि पर कृषि करने वाले को किसी प्रकार का आधिक्य प्राप्त नहीं होता है। विद्यार्थियों, विस्तृत खेती में लगान को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। माना कि किसी देश में 4 श्रेणी की भूमियां हैं, ए, बी, सी तथा डी, और साथ में हमने ये भी माना कि ए श्रेणी की भूमि की प्रति हेक्टर उपज 80 क्विंटल, बी श्रेणी की भूमि की उपज 60 क्विंटल है, सी श्रेणी की जो उपज है वो 40 क्विंटल और डी श्रेणी की जो उपज है वो 20 क्विंटल है। यानी ए श्रेणी की भूमि की प्रति हेक्टर उपज 80 क्विंटल है, बी श्रेणी की वो है 60 क्विंटल, सी श्रेणी की है 40 क्विंटल और डी श्रेणी की है 20 क्विंटल। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए, बी और सी ये तीनों क्या होंगी, अधिसीमांत भूमियां, और डी क्या होगी, डी श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि होगी। अब ए श्रेणी की भूमि पर आधिक्य कितना होगा, 80 - 20 यानी 60 क्विंटल प्रति हेक्टर।
बी श्रेणी की भूमि पर 60 माइनस 20 यानी 40 क्विंटल आधिक्य होगा और सी श्रेणी की भूमि पर 40 माइनस 20 यानी 20 क्विंटल आधिक्य होगा, जबकि डी श्रेणी की भूमि पर 20 माइनस 20 यानी 0 यानी कोई आधिक्य नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिसीमांत भूमि पर सीमांत भूमि की तुलना में जो आधिक्य प्राप्त होता है वही लगान होता है, यानी अधिसीमांत भूमि पर सीमांत भूमि की तुलना में जो आधिक्य प्राप्त होता है वही लगान होता है। विस्तृत कृषि में लगान को हम इस रेखाचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र में OX अक्ष पर भूमि की श्रेणियां तथा OY अक्ष पर हमने प्रति हेक्टर उत्पादन की मात्रा प्रदर्शित करी। देखिए OX अक्ष पर भूमि की श्रेणियां दिखाई गई और OY जो अक्ष है हमारा उस पे हमने उत्पादन मात्रा प्रति हेक्टर क्विंटल ये हमने दिखाई। A, B तथा C श्रेणी की भूमियां इनकी उपज कितनी है? 80, 60 तथा 40 क्विंटल प्रति हेक्टर, जबकि जो डी भूमि है, डी सीमांत अथवा लागत रहित भूमि की उपज 20 क्विंटल, क्या है 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। ए, बी और सी, ए, बी और सी श्रेणी की भूमि पर 60, 40 तथा 20 क्विंटल प्रति हेक्टर भेदात्मक बचत के बराबर लगान प्राप्त होता है। जैसे हमने उदाहरण देखा था अभी उसी प्रकार से ए, बी और सी श्रेणी की भूमियों पर 60, 40 तथा 20 क्विंटल प्रति हेक्टर भेदात्मक बचत के बराबर लगान प्राप्त होता है, जो रेखाचित्र में हमने छायांकित भाग में दिखाया है। ये जो भाग है ये लगान को दिखा रहा है। डी श्रेणी की भूमि पर कोई भेदात्मक बचत प्राप्त नहीं होती है। डी श्रेणी की भूमि पर कोई भेदात्मक बचत प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इस पर कोई लगान प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे हम लगान रहित या सीमांत भूमि कहते हैं। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं उत्पादन की मात्रा यहां दिखाई गई है y अक्ष पर, x अक्ष पर भूमि की श्रेणियां दिखाई गई है। ये जो डी भूमि है ये लगान रहित या सीमांत भूमि। ध्यान से इस रेखाचित्र को आप देख सकते हैं। यहाँ रिकार्डो का लगान सिद्धांत विस्तृत खेती के संदर्भ में समझाया गया। जो छायांकित भाग है वो लगान को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि रिकार्डो का सिद्धांत किस प्रकार विस्तृत खेती में हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं और लगान कैसे निर्धारित होता है, रिकार्डो कैसे निर्धारित होता है। तो रिकार्डो के अनुसार लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है और सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमियों पर लगान उत्पन्न होता है। और जो रिकार्डो का सिद्धांत है उसकी मान्यताएं क्या क्या है कि जो भूमि की पूर्ति है वो पूर्णतः स्थिर अथवा निश्चित है, भूमि के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार नहीं किया गया है, केवल फसल उत्पन्न करने के उपयोग पर ही विचार किया गया है। रिकार्डो के अनुसार भिन्न भिन्न किस्मों की भूमि होती है क्योंकि भूमि की उर्वरता और स्थिति में भिन्नता होती है। भूमि की उर्वरता और स्थिति में भिन्नता होती है, इस कारण से भिन्न भिन्न किस्मों की भूमियां होती हैं। और चौथी मान्यता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी विस्तृत खेती में किस प्रकार हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं और इस प्रकार हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को विस्तृत खेती में समझा।
तो विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने रिकार्डो के सिद्धांत को समझा। विस्तृत खेती में आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत